पुष्पित पल्लवित देश भारत। आज भारत में लगभग 15,000 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। हर एक फूल का होता है आकर्षक रंग, मोहक सुगंध, अनगिनत इस्तेमाल और अलग कृषि क्रिया। भारतीय किसान जो निपुण है किसी भी प्रकार की कृषि क्रिया में, ये हर पल उत्सुक रहते हैं नए नए कृषि तकनीकों को जानने व अपनाने के लिए। चाहे कृषि कितनी भी कठिन हो, उसे सरलता के साथ कर लेते हैं हमारे किसान। पिछले कुछ वर्षों में नए प्रकार के फूलों ने भारत में दस्तक दी है। किसानों ने आगे बढ़कर इन फूलों का स्वागत कर इनकी कृषि को अपनाया है। किसानों के परिश्रम के फलस्वरूप आज भारतीय जनमानस का नए फूलों से परिचय तथा उनके इस्तेमाल का अवसर प्राप्त हुआ है। आज की कड़ी में हम एक ऐसे सुंदर और आकर्षक फूल की चर्चा करेंगे जिसका फूलों के बाजार में अभी अभी आगमन हुआ है। इसकी मनमोहक सुगंध पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है और इसकी अनोखी कृषि क्रिया किसानों की कर्मठता को दर्शाती है। आइए नजर डालें सुंदर, अनोखी और गमलों में की जाने वाली कृषि से मिलने वाले फूल कैला लिली की। आज भारत में कैला लिली की कृषि बहुत कम राज्यों में की जा रही है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी व्यावसायिक कृषि बहुत ही सीमित क्षेत्र में की जा रही है। भारत में इसकी बढ़ती हुई मांग और पॉली हाउस कृषि के नए चलन को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द कैला लिली की व्यावसायिक कृषि बड़े पैमाने पर भारत के कई राज्यों में शुरू हो जाएगी। इससे पहले कि हम ये बताएं कि किसान कैला लिली की कृषि अपने पॉली हाउस में कैसे करें, उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कैला लिली की पौध रोपण के लिए तैयार कैसे किए जाते हैं। इस पौध को उगाने की प्रक्रिया अन्य फूलों से थोड़ी अलग है। कैला लिली के बीजों को अंकुरन से लेकर पौध का रूप लेने तक कई महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना पड़ता है। अन्य फूलों की अपेक्षा कैला लिली के बीजों को अंकुरित होने में अधिक समय लगता है। बीजों के अंकुरन की दर अपेक्षाकृत कम होने के कारण भारत में कैला लिली को प्रयोगशालाओं में ऊतक संवर्धन तकनीक से उगाया जाता है। ऊतक संवर्धन विधि पौध तैयार करने की एक आधुनिक तकनीक है। आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रयोगशाला और नर्सरी में इनके कंद को कैसे तैयार किया जाता है। आज हम पुणे के मंजरी बद्रुक गांव में स्थित एक नर्सरी में खड़े हैं, जहां ऊतक संवर्धन तकनीक की मदद से कैला लिली के पौध को तैयार किए जाते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीक से उगाए गए पौधों की जीवनावधि लंबी होती है और स्वस्थ होने के साथ साथ इनसे बिल्कुल एक जैसी फसल की प्राप्ति होती है। ऊतक संवर्धन तकनीक के अंतर्गत विदेश से लाए गए कैला लिली के मूल पौध के संवर्धन से प्रयोगशाला में पौध उगाई जाती है। इस संवर्धन के लिए मूल पौध की कंद का इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोगशाला में सबसे पहले कंद को रोगाणु मुक्त किया जाता है, फिर इसके ऊतक से पौध बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। प्रयोगशाला के अंदर अनुकूल वातावरण, विशेषज्ञों की देखभाल और एक लंबी प्रक्रिया के बाद कैला लिली की स्वस्थ और नन्ही पौध तैयार हो जाती है। ऊतक संवर्धन तकनीक से तैयार किए गए इन पौधों को परख नली से बाहर निकालने के बाद इसे अगले चरण के लिए भेज दिया जाता है। नन्ही कैला लिली के पौध को पॉली हाउस में तैयार किए गए आधुनिक ट्रे में लगा दिया जाता है।
इस ट्रे में मौजूद मिट्टी को कोकोपीट, भूसे, केंचुए की खाद और कोयले की राख से तैयार किया गया है। तकनीकी शब्दों में इस मिश्रण को मीडिया भी कहते हैं। मीडिया में इन पोषक तत्वों का अनुपात कुछ इस प्रकार होता है। मिट्टी में प्रति 10 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम कोकोपीट, 2.5 किलोग्राम भूसा, 2.5 किलोग्राम केचुए की खाद और 5 किलोग्राम कोयले की राख। पौध को इस मिश्रण में अगले 9 महीनों तक विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। किसान इन 9 महीनों के दौरान नर्सरी में इनकी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। हम फिर से ये याद दिला दें कि इन पौधों का रोपण फूल की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि पौध उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कंद को प्राप्त करने के लिए किया गया है। जरूरत अनुसार हर पौधे में कीटनाशक डाला जाता है। कैला लिली के पौधे कीटों को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। नर्सरी में देखभाल के बावजूद भी कैला लिली के पौधों में पैथोजेंस, थ्रिप्स और एफिड्स जैसे कीटों के हमलों का खतरा बना रहता है। जब भी कीटों का हमला होता है तब उसका संकेत खंभों पे लगे हुए इस पीले रंग के कार्ड से पता चल जाता है। इन्हें ट्राइकोडर्मा कार्ड कहते हैं। इसका इस्तेमाल पॉली हाउस के अंदर पौध को हानि पहुंचाने वाले कीटों की जानकारी के लिए किया जाता है। इसके चमकते रंग से कीट आकर्षित होते हैं और इस पर आकर चिपक जाते हैं। इसके प्रयोग से किसान को ये पता लग जाता है कि किस किस प्रकार के कीट पॉली हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। इससे इन किसानों को कीटनाशक का चयन करने में बहुत मदद मिलती है। नर्सरी से लाए गए कैला लिली के कंद को रेफ्रिजरेटर से निकालकर आज इन गमलों में लगाया जा रहा है। इस 9 महीने की देखभाल के दौरान किसान सूखे व पीले पड़ गए पत्तों की छटाई भी करते हैं। ये छटाई इसलिए अनिवार्य है ताकि नए पत्तों को पूरा पोषण मिल सके और पौधों के विकास में कोई बाधा ना आए। कैला लिली के पौधों की सिंचाई प्रतिदिन करनी पड़ती है। इस आधुनिक ट्रे में टपक सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था निर्माण के वक्त ही कर दी गई थी। टपक सिंचाई प्रणाली से पानी बूंद बूंद करके उपयुक्त मात्रा में जड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जड़ों के आसपास पानी इकट्ठा ना हो। पानी का ठहराव होने पर जड़ों में फफूंदी लग सकती है। ये तैयार किए जा रहे कंद के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए तुरंत ही कृषि विशेषज्ञ या नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह लें। आज इन पौधों को लगाए पूरे 9 महीने हो चुके हैं। कैला लिली के इन पौधों को सावधानी पूर्वक जड़ समेत उखाड़ लिया जाता है। यदि आप गौर से देखें तो इसकी जड़ों में गोल आकार के विकसित कंद दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये वही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो किसानों के पास जाएगा रोपण के लिए। नर्सरी में 9 महीने की सावधानी पूर्वक देखभाल दरअसल इन्हीं स्वस्थ कंद की प्राप्ति के लिए की जाती है। नर्सरी विक्रेता कंद को इकट्ठा करके 5 दिन तक वातानुकूलित कक्ष में रख देते हैं। इसके बाद इसे किसानों के पास भेज दिया जाता है। गमलों में कैला लिली उगाने के लिए किसानों को सबसे पहले एक पॉली हाउस का निर्माण करना होता है जो आधुनिक उपकरणों से युक्त हो। आज सरकार पॉली हाउस के निर्माण के लिए लगभग हर राज्य व ग्राम में अनुदान दे रही है। यदि आप अपनी जमीन पर पॉली हाउस लगाना चाहें
इसकी जानकारी आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। पॉली हाउसेस भारतीय कृषि का भविष्य हैं। पॉली हाउस की मदद से आज विभिन्न प्रकार की साग सब्जियों की कृषि की जा रही है, जिसकी कल्पना करना कुछ वर्ष पहले तक मुश्किल था। कैला लिली की सफल वृद्धि के लिए पॉली हाउस में सुचारू रूप से वायु संचार के लिए पंखे, तापमापी यंत्र और स्वचालित फॉगर्स का होना अनिवार्य है। पॉली हाउस के निर्माण के बाद किसान आज गमलों में कैला लिली के कंद का रोपण करेंगे। सैकड़ों की संख्या में जिन गमलों को आप देख रहे हैं, वो दरअसल एक बड़ी कंपनी को भेजी जाने वाली एक छोटी सी खेप है। किसान आज से 45 दिनों के अंदर कंपनी से आई इस मांग को पूरा करके भेज देंगे। नर्सरी से लाए गए कैला लिली के कंद को वातानुकूलित कक्ष में निकालकर आज इन गमलों में लगाया जा रहा है। इन गमलों में सबसे पहले तैयार मीडिया को भरा जाता है। ये मीडिया कोकोपीट और सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक मिश्रण होता है। सबसे पहले खाली गमलों में मीडिया को ऊपर से 5 सेंटीमीटर या लगभग 1 से 1.5 उंगली की दूरी छोड़कर भर दिया जाता है। अब इन कंदों को एक एक करके गमलों में कुछ इस प्रकार लगा दिया जाता है। इसके बाद गमलों को मीडिया से पूरी तरह भर दिया जाता है। फव्वारों द्वारा इन गमलों में पानी डाल दिया जाता है। अब इन्हें अंकुरण की प्रक्रिया के लिए छोड़ दिया जाता है। आज से 45 दिनों के बाद इन गमलों में आकर्षक कैला लिली के फूल दिखने लगेंगे। इन गमलों को जहां रखा जाता है, उस जगह की समय समय पर साफ सफाई करते रहना चाहिए, नहीं तो पौध में बीमारी लगने का खतरा बना रहेगा। कैला लिली नया क्रॉप है जो हम भारत में लाए हैं। ये क्रॉप हमारी लैब में तैयार होता है। स्टेज 1 जो होता है वो स्टेज 1 हम ग्रीन हाउस पे लगाते हैं, जो डायरेक्टली लैब से आता है। स्टेज 1 को तैयार करने में 9 महीने लगते हैं। उसके बाद का जो क्रॉप है उसको हम स्टेज 2 कहते हैं। स्टेज 2 ये होता है कि बल्ब स्टेज 1 का जो बल्ब है वो छोटा होता है, वो बड़ा करने के लिए स्टेज 2 करते हैं। कैला के ट्यूबर्स पॉट में लगाने के बाद 7 हफ्तों में उसका रेडी पॉट हो जाता है, जो हम बेच सकते हैं। पौधे अब 20 दिन के हो चुके हैं और इनके स्वस्थ और हरे पत्तों को देख के लग रहा है कि इनका विकास बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। बारह दिनों के बाद जब इन गमलों में नन्ही पौध दिखने लगे, तब पॉली हाउस के अंदर का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच निर्धारित कर देना चाहिए। पॉली हाउस के अंदर जब तापमान बढ़ जाए, तब इन आधुनिक पंखों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे वायु संचार और साथ ही इन कूलिंग पैड से पॉली हाउस के तापमान को नियंत्रित भी किया जाता है। साथ ही कैला लिली के स्वस्थ विकास के लिए पॉली हाउस के अंदर हवा में नमी की मात्रा को 60 से 70% बरकरार रखना पड़ता है। आज आधुनिक तकनीक की मदद से बनाए गए पॉली हाउस में जलवायु नियंत्रण के लिए उपकरण लगे होते हैं, जो पॉली हाउस के बढ़ते तापमान और आर्द्रता को सुचारू रूप से नियंत्रित करने में मदद करते हैं। कैला लिली के पौधों के स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी में नमी बरकरार रहनी चाहिए, इसलिए प्रतिदिन इनकी सिंचाई की जाती है। ठंड के मौसम में अगर आप इसकी कृषि कर रहे हैं तो सिंचाई के अंतराल को बढ़ा देना चाहिए और मिट्टी में नमी की मौजूदगी का समय समय पर ध्यान रखना चाहिए। यह कैला लिली की कृषि का दूसरा चरण है। पौधे
अब 20 दिन के हो चुके हैं और इनके स्वस्थ और हरे पत्तों को देख के लग रहा है कि इनका विकास बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। ये बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं। हर चरण पर किसान सावधानी पूर्वक इनका ध्यान रखते हैं और इनकी सफल वृद्धि में मदद करते हैं। आज इन पौधों को लगाए 30 दिन हो चुके हैं। इन पौधों पर कीटों का कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर किसान हर 15 दिन के अंतराल में इन पौधों पर कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। कैरा लिली कोई खाद्य फसल नहीं है, इसलिए आप कीटों से मुक्ति पाने के लिए रासायनिक कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी जैविक कीटनाशक का यदि इस्तेमाल किया जाए तो भविष्य में जो फूल आएंगे उनकी जीवनावधि लंबी होगी। किसान समय दर समय फसल का निरीक्षण करते हैं। जो पौधे कमजोर हों, उन्हें अतिरिक्त खाद डालकर उनकी अधिक देखभाल की जाती है। जो पत्ते सूख गए हों, उन्हें छांटकर अलग कर दिया जाता है। किसान इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि गमलों में नमी और सूक्ष्म पोषक तत्व हमेशा बरकरार रहें। ये बागबान कैरा लिली उगाने की कृषि में बहुत अनुभवी हो चुके हैं। ये पौधों को देखते ही और छूते ही इनमें हो रही बीमारी को पकड़ लेते हैं और उनका तुरंत इलाज भी शुरू कर देते हैं। आज रोपण किए 45 दिन हो चुके हैं। इन पौधों में नन्ही नन्ही कलियां दिखाई देने लगी हैं। ये सबसे उचित समय होता है इनकी बिक्री करने का। भारत में आज बहुत कम किसान कैला लिली उगाते हैं, इसलिए जहां भी गमलों में कैला लिली की कृषि होती है, वहां इनकी मांग रोपण से पहले ही आ जाती है। किसान आज बहुत खुश हैं। आज कंपनी से आई हुई मांग को इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। ये पौधे इतने स्वस्थ हैं कि ये जहां भी जाएंगे अगले 1.5 महीने तक इनमें फूल खिलते रहेंगे। इन तैयार पौधों को अब कंपनी के पास भेजने के लिए ये किसान उच्च दर्जे की पैकिंग व्यवस्था करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिस पर किसानों की इतने दिनों की लंबी मेहनत निर्भर करती है। ग्राहक के पास इन्हें सही सलामत पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी है, जिसे ये बखूबी निभाना जानते हैं। सबसे पहले इन गमलों को खास तौर से बनाए गए पन्नी की थैली में डाल दिया जाता है। इस थैली में 14 छोटे छोटे छेद बने होते हैं जो यातायात के दौरान वायु संचार की व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। थैली में गमलों को डालने के बाद पौधों की जड़ों के पास रबर बैंड को कुछ इस प्रकार लगा दिया जाता है जिससे इन्हें गत्तों से बने बड़े डब्बों में डालने के बाद नुकसान ना पहुंचे। अब 3 गमलों को विशेष तौर से नालीदार कागज से बनाए डब्बों में कुछ इस प्रकार रखकर पैक कर दिया जाता है। अब इन्हें एक बड़े डब्बे में पैक कर दिया जाता है। अब इन बड़े डब्बों में कुल 6 गमलों को सावधानी पूर्वक डाल दिया जाता है। यातायात के दौरान पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए खाली जगहों को गत्ते से भर दिया जाता है। अब ये तैयार हैं ग्राहक के पास भेजे जाने के लिए। इस एक तैयार गमले की कीमत
लगभग 300 रुपए होती है और इसको तैयार करने की लागत लगभग 125 से 150 रुपए के बीच होती है। तो है ना ये मुनाफे का सौदा। कैला लिली का जन्म दक्षिण अफ्रीका से मलावी के बीच हुआ। वहां सफेद कैला लिली अटलांटिक महासागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगती थी, जबकि रंगीन कैला लिली हिंद महासागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में। वास्तव में कैला लिली ना तो लिली परिवार से है और ना ही कैला परिवार से। एक समय स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलिस लिनियस ने इससे कैला फूलों की श्रेणी में डाल दिया था, लेकिन बाद के शोधों से यह ज्ञात हुआ कि यह कैला फूलों की श्रेणी के बजाय ज़ैंटडिशिया श्रेणी की है, जिसका नाम इटालवी वनस्पति वैज्ञानी जियोवानी ज़ैंटडिशी के नाम पे पड़ा। प्राचीन रोम की सभ्यता से ही कैला लिली को समारोहों के फूल के रूप में जाना जाता है। वहां कैला लिली के सम्मान और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसकी नोक को स्वर्ण जड़ित कर देते थे। दक्षिण अफ्रीका से पूरे अफ्रीका में, अफ्रीका से रोम, रोम से इंग्लैंड, इंग्लैंड से अमेरिका, अमेरिका से भारत होते हुए आज कैला लिली पूरे विश्व में प्रचलित हो गया है। आज कैला लिली की मांग बढ़ी है और इसे समारोहों की शोभा बढ़ाने में उपयोग में लाया जाता है। आज लोग गुलदस्तों की बजाय इन फूलों को भेंट करने में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं। गुलदस्तों की अपेक्षा ये ज्यादा समय तक तरोताजा रहते हैं। यदि किसान इसकी कृषि का चयन कर लें तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। ये फूलों की सुनियोजित तथा संरक्षित कृषि में मील का पत्थर साबित हो सकती है। ये पॉट ऑफिस की या घर की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे विदेशों में पहले फूल दिया करते थे, अभी उसकी चेंज होके पॉट लोग गिफ्ट में देते हैं। वैसे ही परंपरा अभी ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आने लगी है और धीरे धीरे लोग फूलों के बजाय पॉट गिफ्ट कर रहे हैं। पॉट गिफ्ट करने से ऐसा होता है कि आपको आपके घर में जिंदा प्लांट रहता है और वो प्लांट आप ज्यादा दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो, ज्यादा दिन तक उसका मजा ले सकते हो। और ऐसा अभी लग रहा है कि धीरे धीरे ये चलन इंडिया में भी आ रहा है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पिछले और आगे के सालों में ऐसा लगता है कि ये और बढ़ेगा और सब लोगों ने इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे अनोखे औषधीय पौधे की जिसकी मांग आज पूरे भारत में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है ये औषधीय पत्ती। हम नजर डालेंगे स्वास्थ्यप्रद चीनी के विकल्प पर, जिसका नाम है स्टीविया। भारत में ये मीठी पत्ती के नाम से प्रचलित है।